નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજના લોકલ ટુ ગ્લોબલ કનેક્ટ શોમાં આપનું સ્વાગત છે। આપની સાથે હું છું નેહા। લોકલ ટુ ગ્લોબલ કનેક્ટ શોમાં આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ એક એવા મુદ્દા પર જે દરેક યુવા, દરેક માતા-પિતા અને દરેક બિઝનેસમેનને સ્પર્શે છે। આજકાલ વિદેશ જવું મોટાભાગના યુવાનોનું સપનું હોય છે। મોટાભાગના યુવાઓ વિદેશમાં જઈને પોતાનું કરિયર બનાવવા માંગે છે। વિદ્યાર્થીઓ વિદેશમાં ભણવા માટે આકર્ષિત હોવા પાછળ પણ ઘણા કારણો જવાબદાર છે, જેમ કે વિકસિત દેશોમાં શિક્ષણ પ્રણાલી, રોજગારીની તક અને લાઇફસ્ટાઇલ, પરંતુ સાથે બની રહેલા કેટલાક છેતરપિંડીના કેસો અને અન્ય મૂંઝવતી બાબતો, જેમ કે સાચા, લીગલ અને સેફ રીતે ફોરેન કેવી રીતે જવું, ટ્રમ્પ પોલિસીઝ બદલાય, કેનેડા સ્ટુડન્ટ રૂલ્સ કડક થઈ રહ્યા છે, ઓસ્ટ્રેલિયા પીઆર પાસવે ટફ બની રહ્યા છે, અને આ બધાની જ વચ્ચે એક્ચ્યુઅલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ શું છે? આ તમામ તમારા મનને મૂંઝવતા પ્રશ્નોના જવાબ તમને મળશે લોકલ ટુ ગ્લોબલ કનેક્ટ શોમાં। અને આ બાબતે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે આજે જોડાયા છે જીએફઈ ગ્રુપના ઇમિગ્રેશન એન્ડ ટુરિઝમ ડાયરેક્ટર દીપમાલા ઝાલા અને તેમની સાથે જીएफई ग्रुपના ડિરેક્ટર સુપ્રિયા શર્मा આપણી સાથે જોડાયા છે। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वीटीवी न्यूज में। थैंक यू। सबसे पहले दीपमाला जी, आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। अभी हाल समय में लोगों को विदेश जाना तो है, लेकिन ये समय में दुनिया की जो पॉलिसीज लगातार बदल रही है, कहीं टैरिफ, कहीं स्टूडेंट्स लिमिट्स, कहीं पीआर रूल्स एकदम कड़े होते जा रहे हैं, तो लोग अभी समस्या दुविधा में है। ऐसी ग्लोबल स्थिति में आम लोगों को क्या समझना चाहिए? वास्तविक सिनेरियो कैसा है? थैंक यू मैडम नेहा जी। वास्तविक सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो जो आपने बताया कि समस्या है, रूल्स चेंज हो रहे हैं, रेगुलेशन, टाइमलाइन, वो सब चेंज हो रहा है, ठीक है। बट इसमें सबसे बड़ा जो काम है वो है डीप रिसर्च। आपको कहीं पे भी जाना हो, कहते हैं ना कि सफलता की कुंजी जो है वो डीप रिसर्च से होती है। तो आपको कहीं पे भी जाना है, आप क्या चूज कर रहे हैं, कौन सी कंट्री जाना चाहते हैं, फिर वो स्टूडेंट वीजा हो, फिर वो वर्क वीजा हो, या फिर वो पीआर हो, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपने क्या पढ़ाई की है, आप कौन से सेगमेंट में काम कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस किस चीज का है, तो वो सारा आपको एक बार रिसर्च करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी कहाँ पे अच्छी है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, वेदर आपको सूट करता है कि नहीं, लाइफस्टाइल वहाँ का कैसा है, आफ्टर वर्क आपको पीआर के लिए क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि हर साल कोई ना कोई कंट्री में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। वहाँ पे जो कहते हैं ना सिक्योरिटीज क्या है, डॉक्टर चार्जेस, मेडिकल इंश्योरेंस, वो सब बेनिफिट्स आपको क्या मिल रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में कहाँ पे आप ज़्यादा जा सकते हैं, आपके बच्चों के भविष्य का क्या वहाँ पे सिनेरियो है, वो सब कुछ आप चेक करके फिर आप वहाँ पे जा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कि ये सब अभी जो दुविधाएं देखने मिल रही है उसको उसमें से सावधान रहना भी अभी जरूरी है, क्योंकि इतने फ्रॉड हो रहे हैं, इतने क्राइम्स हो रहे हैं, तो लोग भी अभी इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते। इसलिए ट्रस्ट की बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सुप्रिया जी, आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। अभी जिस तरह से का माहौल बन रहा है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जीएफई ग्रुप है क्या और इसमें कैसे काम करते हैं लोग? खूब खूब आभार नेहा जी। जीएफई ग्रुप जो है वो एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह काम करता है। हमारी आईएसओ सर्टिफिकेट एक कंपनी है जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह काम करेगा। उसमें क्या होता है कि हमारी 10 साल पुरानी कंपनी जो है वर्क वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीज़ा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर रही होती है, ठीक है। और वो किस तरीके से लोगों की हेल्प करता है, वो इस तरीके से लोगों की हेल्प करता है कि किसी को बाहर जाना है तो कैसे जाएंगे, उसके लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन है, किस तरीके से जा सकते हैं। दूसरा कि किसी बंदे को वहाँ सेटल होना है बाहर अब्रॉड में, तो उसको स्टूडेंट वाइज जाना है या वर्क वीज़ा के लिए जाना, इस तरीके से। मान लो मेरा कोई सच में कोई प्रोडक्ट है जिसको मैं प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ बाहर दूसरी कंट्री में, तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो हम गाइड करते हैं। हमारा जो ऑफिस है वो हेड ऑफिस अहमदाबाद में है, लेकिन हम जो है वो इंटरनेशनली भी अवेलेबल है। जैसे हमारी कंपनी है वियतनाम में, हमारी कंपनी है मलेशिया में, हमारी कंपनी है दुबई में। इस तरीके से बाहर ही नहीं, हम लोग देश के अंदर भी, इंदौर में, बरेली में, सब जगह हैं। तो किसी को कोई बात करनी है, किसी को कोई जेन्युइन इशू है, तो हमारे अहमदाबाद ऑफिस नहीं, इंदौर ऑफिस भी, बरेली ऑफिस भी, मुंबई ऑफिस भी, सब जगह जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों की हेल्प करते हैं, उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने से, और खुद वो कैसे सेटल होंगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ओके दीपमाला जी, आज के युवाओं को विदेश तो जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी है, और कहीं लोग तो ये भी नहीं तय कह पा रहे कि
कौन सी कंट्री में जाना उनके लिए बेस्ट सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे समय में पढ़ाई, नौकरी और बिजनेस, ये तीनों को मद्देनजर रखते हुए सबसे सुरक्षित और प्रैक्टिकल विकल्प कौन सा रहेगा आपके मुताबिक? जी बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका कि कंट्री की चॉइस करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है वो कि आप कौन सी कंट्री जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं देश और दुनिया में सब जगह कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो सही कंट्री का चुनाव करना वो आपकी नेक्स्ट स्टेप, आपकी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप के, आपके बच्चों के फ्यूचर पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने क्या पढ़ाई की है, कौन से सेगमेंट से आप आ रहे हो। वेरियस कंट्री है अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से, ठीक है। आपने मैनेजमेंट किया है, आपने कॉमर्स में पढ़ाई की है, आप टीचर है, आपके लिए कनाडा ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है, ठीक है। आप वहाँ जाके सेटल होना चाहते हो तो वहाँ के पीआर पे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा है कि आपने पशुपालन में आपने अपनी करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए नेदरलैंड है, आपके लिए न्यूजीलैंड है, वो बेस्ट कंट्री है, डेनमार्क है। आपने अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपकी पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग, आईटी, उसमें तो आप जर्मनी चूज कर सकते हैं, यूरोप की कई कंट्रीज चूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप कंट्री चूज करिए आपके एजुकेशन के हिसाब से। बिल्कुल। सुप्रिया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी, जीएफई कंपनी कितनी पुरानी है और ट्रस्ट की बात आवे तो ट्रस्ट कैसे कर पाएंगे लोग इस कंपनी पे? जो हमारी कंपनी है वो 10 से 12 साल पुरानी कंपनी है। तो ट्रस्ट की बात करें कि अलग अलग जगह बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। किसी मतलब कि आपने भी देखा होगा आजकल के ज़माने में, या यहाँ पे भी आप बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज हैं कल नहीं है। उनका ऑफिस आज है तो जाते जाते वो एकदम चला जाता है कि अगले दिन गए तो नहीं है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो ट्रस्ट की बात करें तो हमारी जो कंपनी 10 साल पुरानी है, हमारा ऑफिस जो है, मेन ऑफिस जो हेड ऑफिस है, वो हमारा अहमदाबाद में है। अब उसमें हमें क्या करना है कि मान लो कोई बंदा या कोई क्लाइंट है जो कि हमारा मुंबई से बात कर रहा है, लेकिन उसे ट्रस्ट इशू आ रहा है, तो हाँ, मुंबई में जाके हमारे मुंबई वाले ऑफिस पे विजिट कर सकता है। वो ये बोल रहा है कि नहीं मैं तो इंदौर में रहता हूँ, तो इंदौर वाले ऑफिस में जाके विजिट कर सकता है। ठीक है, हमारे क्लाइंट कुछ बाहर के होते हैं, स्टूडेंट कुछ बाहर के होते हैं, तो मलेशिया में जाके वो मलेशिया के ऑफिस में जाके कर सकता है। तो इस तरीके से एक जो ट्रस्ट इशू है वो हमने डेवलप किया हुआ है। कैसे डेवलप किया हुआ है कि हमने अलग अलग जगह अपनी जो कंपनी है वो सेटअप करी हुई है इंटरनेशनली भी। और जो यहाँ पे फ्रॉड के चांस होते हैं वीज़ा में, क्यों होते हैं फ्रॉड के चांस? क्योंकि वो ढंग से प्रोफाइलिंग नहीं कर रहे होते, वो फॉल्स कमिटमेंट करते हैं। फॉल्स कमिटमेंट देंगे जिससे क्या होगा, वो फेक प्रोफाइलिंग करेंगे, आपका ढंग से एसओपी फॉलो नहीं हो रहा होगा। तो इस तरीके से जो ये फ्रॉड वाला काम होता है ना, जब आप किसी के ऑफिस में जाके बैठोगे और जो इतनी पुरानी कंपनी होगी तो उस तरीके से हम उनकी हेल्प करते हैं। तो इसलिए हम पे वो फेथ कर सकते हैं कि हम जेन्युइन हैं, और अलग अलग जगह भी हमारी कंपनीज हैं, इसलिए फेथ करें। ओके दीपमाला जी, अगला क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रात दिन विदेश जाने के लिए सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के मन में सबसे ज्यादा यही उलझन बनी रहती है कि कोर्स क्या ले, फंड्स कैसे दिखाए, एसओपी कैसे लिखे। तो पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स का मुख्य किस बातों पर उनका ध्यान होना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको इसमें सही गाइडलाइन देने की ट्राई करूंगी कि जैसे कि आपको कौन सी कंट्री चूज करनी है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर एक जो क्वेश्चन है कि आप कौन सा कोर्स चूज करें, इट इज लाइक आपके करियर के रिलेटेड होना चाहिए। आपने यहाँ पे क्या पढ़ाई की है, जैसे कि आप मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं, आपने बैचलर कौन से सेगमेंट में किया है, ठीक है। आपने आपकी एसओपी जो होती है, एसओपी मतलब बोलते हैं हम आपकी कुंडली, ठीक है। आपका भविष्य क्या है वो आप ज्योतिष को दिखाते हैं तो बताते हैं ना कि वो कुंडली देख के आपको बताते हैं। तो ऐसे पे आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट हम एसओपी कैसे लिखवाते हैं, जो भी कंट्री के लॉयर हमारे साथ में होते हैं हम उनसे एसओपी ड्राइव कराते हैं। एसओपी से ही कई कंट्री ऐसी होती है कि जिसमें इंटरव्यू नहीं होता है, जैसे कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं होता है। तो कैसे पता चलेगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं XYZ यूनिवर्सिटी के लिए? तो उसके लिए आपकी एसओपी इज द राइट की। एसओपी भी सब कुछ लिखा होता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कितना फंड शो कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा जो है उनका करियर क्या है, वो क्या कर रहे हैं, फैमिली में कौन कौन है। आपने अगर 12 साल पढ़ाई की है, आपने मास्टर्स किया है, आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं, तो आपने वो कौन से सेगमेंट से की है, उसमें आपके परसेंटेज लेवल क्या थे, वो सब कुछ एसओपी में डिस्क्राइब किया होता है। तो जो एसओपी है वो आपको सही हाथों में देनी चाहिए, ठीक है। उसी से आपका वीजा सक्सेस रेशियो का चांस बढ़ता है, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरा है कि कोर्स कौन सा चूज करें। आपने जो भी यहाँ पे पढ़ाई की है उसी के रिलेटेड आपको आपका कोर्स एंड यूनिवर्सिटी चूज करना है।
अदरवाइज एम्बेसी से ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपका ये रिलेटेड यहाँ पे कुछ काम ही नहीं है, तो फिर आप ये कंट्री छोड़ के वापस नहीं जाओगे, क्योंकि आप तो ऐसे ही एज अ फेक स्टूडेंट हो, ठीक है। तो जेन्युइन प्रोफाइल ऐसे होती है कि आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, बैचलर्स के लिए जा रहे हो, तो जो आपका यहीं पे काम आपने किया है, किसी यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस भी मांगते हैं कि आपने यहाँ पे डिग्री कोर्स किया है, तो वो डिग्री के रिलेटेड आपने यहाँ पे 6 महीने या 1 साल का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देना पड़ता है। तो जो रिलेटेड आपने काम किया है उसी के रिलेटेड आपको आपकी यूनिवर्सिटी और कोर्स चूज करना है। आप XYZ रैंडमली किसी भी एजेंट के बातों में फंस के वहाँ पे फेक यूनिवर्सिटी में या फेक कोर्स चूज ना करें। तीसरा क्वेश्चन आपने जो मुझे बताया जो है फंड है। कई कंट्री ऐसी होती है जिसमें ब्लॉक अकाउंट भी रखना पड़ता है, ब्लॉक अमाउंट रखना पड़ता है, ठीक है। कई ऐसी कंट्री होती है जिसमें आपको 28 डेज पुराना फंड रखना पड़ता है। कई कंट्री ऐसी होती है जिसमें 90 डेज ओल्ड फंड आपको शो करना पड़ता है। आपके कोई भी फेक एजेंट बोल देते नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको ये सर्टिफिकेट बनवा के दे देता हूँ, ये चलेगा, बट उससे रिजल्ट क्या आता है? वीजा रिजेक्शन, ठीक है। तो वीजा रिजेक्शन का रेशियो 0 हो जाएगा अगर आपने यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से, कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से फंड शो किया हो। 20 डेज ओल्ड फंड आपको दिखाना है, आप 1 मंथ का दिखाइए। 90 डेज ओल्ड आपको फंड दिखाना है, आप 120 डेज का दिखाइए। अगर आपको कहीं पे आपकी FD शो करनी है, मम्मी पापा का जॉइंट अकाउंट है, क्योंकि स्टूडेंट के ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि स्टूडेंट के पास में नहीं होगा इतना फंड शो करने का, जो आपके गार्डियन है उनके अकाउंट में आपने फंड शो करा है, तो वो सारा जो है उसका 6 मंथ का बैलेंस दिखाइए। तो ये जो सारा है आप बैंक से बात करिए कैसे फंड शो करना है, आप ट्रस्टेड कंसल्टेंट के पास जाइए। मैं यहाँ एक क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगी एजेंट्स एंड कंसल्टेंट के, ठीक है। कंसल्टेंट जो है वो आपको एडवाइस देगा ट्रू कि ये सच है ये गलत है। एजेंट क्या करेगा? हम पे छोड़ दो, मैं सब कर लूंगा, आप रहने दो, आप सिर्फ हमें ये पैसा दे देना, ठीक है। बट स्टूडेंट वीजा के रिलेटेड या कोर्स चूज के रिलेटेड जो भी है, कंसल्टेंट जो है आपको सही गाइडलाइन देगा, क्योंकि उनके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ में टाइप्स होते हैं। वो यहाँ से वहाँ दूसरे कंसल्टेंट के पास में एजेंट भागते हैं, हमारे पास में बहुत सारे सब एजेंट होते हैं जो हमारे साथ में काम करते हैं, ठीक है। बट हमारा टाइप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से होता है, तो हमें सारे यूनिवर्सिटी के, कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन पता होते हैं कि कौन सी कंट्री में कितना डेज ओल्ड पुराना फंड आपको रखना है, तो उस हिसाब से आपको फंड रखना चाहिए। तो ये जो 3 पॉइंट्स है जो स्टूडेंट को ध्यान में रखने चाहिए, जिससे उनका वीजा सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। बिल्कुल, मतलब जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो लोगों को ऐसी नॉर्मली बातें भी उनको माइंड में रखनी बहुत ही आवश्यक है। सुप्रिया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। मार्केट में अभी इतने ज्यादा एजेंट्स हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मार्केट में अभी एडवर्टाइज भी बहुत हो रही है ऐसी, लेकिन कभी कभी कम फीस के चक्कर में लोग फंस जाते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। आखिर में मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि GFE आखिर किस तरह से अलग है और लोग उस पर कैसे भरोसा करें? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया नेहा जी कि GFE किस तरीके से अलग है। तो GFE आपने बोला कि कुछ चार्जेस होते हैं, तो बहुत सारे एजेंट जो होते हैं वो ये बोलेंगे कि आप हमें अभी पैसा मत देना और हमें कोई चार्जेस नहीं चाहिए, तो आप जब आपका वीजा आ जाए तब आप चार्जेस देना या तब आप पेमेंट करना। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, आप फ्री के चक्कर में कुछ और ही खो रहे होते हैं। तो हम एक कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हिडन चार्जेस, उसमें क्या करते हैं, वो आपको SOP फॉलो नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, वो एम्बेसी के रूल फॉलो नहीं कर रहे होंगे। उसमें हिडन चार्जेस होंगे जो बाद में आपको बोले जाएंगे कि ये होता है, उसमें ये होता है। उससे आपकी क्या होती है कि ट्रैवल हिस्ट्री आपकी खराब होती है। एक बार जो वीजा का रिजेक्शन आपका आ गया तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, फिर दूसरी बार जब रीअप्लाई करते तो दिक्कत होती है। तो जो और एजेंट है जो ये कहते हैं कि हम तो कोई भी चार्जेस नहीं लेते, जो दीपमाला मैम ने बताया कि हम तो आपको वहां पहुंचा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बिना किसी नॉर्म्स के, बिना किसी SOP के, बिना किसी ट्रैवल हिस्ट्री के, बिना वीजा के, जिसमें प्रॉपर फाइलिंग हो, प्रॉपर प्रोफाइलिंग हो, तो वो हम करके देते हैं। तो उसके लिए एक हमारी टीम है जो कि अलग से जो कंसल्टेंट का काम करती है। ये स्टूडेंट है तो उसको बताएगी कि ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आप जाइए, इस कंट्री में जाइए, आप 10th पास है तो इसमें जाइए, 12th पास है तो इसमें जाइए। यदि वर्क वीजा की बात करेंगे तो उसके लिए अलग प्रोफाइलिंग होगी कि आप यदि स्किल प्रोफाइल में हैं, स्किल्ड हैं तो कैसे जाएंगे, यदि आप यदि दूसरे ग्रेड में हैं तो किस तरीके से जाएंगे। तो उसके लिए प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी होती है, जिसके लिए हमारी एक्सपर्ट टीम होती है। उसके बाद
जब वो प्रोफाइलिंग हो जाती है तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वीज़ा के लिए कि सही तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को भरा जाए। जब वो भरा जाएगा तो वीज़ा रिजेक्शन की गारंटी जो होती है वो होती ही नहीं है कि वीज़ा रिजेक्ट होगा। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि हमारा तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पहला एजेंट तो ऐसे ही करके बैठा था कि उसको तो सिर्फ वीज़ा भरना था, एप्लीकेशन भरनी थी। लेकिन ये नहीं चलता ना, हमें तो प्रॉपर प्रोफाइलिंग के साथ, कंसल्टेंसी के साथ, एसओपी के साथ, एम्बेसी रूल के साथ आगे फिलअप करना होता है। उसके बाद यदि वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो हम रीअप्लाई भी करते हैं, जिसमें उसको अधिकतर यही होता है कि हाँ वीज़ा कंफर्म हो जाएगा और वो एक जगह से दूसरी जगह सेफ और सिक्योरिटी के साथ, जो कि आपने बोला ना कि क्यों हम पे ट्रस्ट करें, जब इतनी पुरानी कंपनी है तो सेफ्टी के साथ उसको जाना जरूरी है। चाहे पैसा वो दे, वो ऐसे लालच में ना फंसे कि हम तो पैसा ही नहीं देंगे। तो पैसा दे के, कंसल्टेंसी लेके प्रॉपर प्रोफाइलिंग के साथ आगे काम किया जाए। दीपमाला जी, वर्क वीजा के नाम पर स्कैम भी अभी बहुत हो रहा है, जैसे कि हम अभी फिलहाल ही में देख रहे हैं, न्यूज में भी देख रहे हैं, हर जगह पे फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। इसलिए सावधानी रखना भी बहुत जरूरी है। लोग कैसे पहचाने कि ऑफर जेन्युइन है या फिर फेक? यस मैडम, आपने सही क्वेश्चन पूछा है कि ऑफर जेन्युइन है कि फेक, ये कैसे पता करें। आप अभी समझ सकते हो कि हर एक कॉम्प्लेक्स में, हर एक सिटी में 10 से ज़्यादा वीज़ा के ऑफिस खुले हैं, कई एजेंट से जो काम कर रहे हैं, ठीक है। बट वो एजेंट जेन्युइन है कि नहीं, वो कितने साल से ये सेगमेंट में है या नहीं, उसके जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उसके कितने टाइप्स हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉयर है उनको वो कितने टाइम से जान रहा है, आज से पहले उसने कितने लोगों को वर्क वीज़ा पे भेजा है या नहीं। ये थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन वो बहुत ही मायने रखते हैं आपके वर्क वीज़ा के प्रोफाइलिंग के लिए। वो प्रोफाइल 10 या 15 जो होते हैं वैकेंसीज, वही बाहर आती है, ठीक है। कोई भी एक कंपनी है, उसमें कितने एडमिन के ऑफिसर होते हैं या उसमें कितने अकाउंटेंट्स होते हैं, आप ही समझ सकते हो, कोई 100 अकाउंटेंट तो होंगे नहीं, ठीक है। उसमें जो 10 या 15 वैकेंसी खुलती है, उसमें से सारे एजेंट होते हैं, वो भर भर के एप्लीकेशन ले लेते हैं, ठीक है। वहां से वो एम्प्लॉयर कितना पुराना है आप गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हैं। आपको जो भी ऑफर लेटर मिला है वहां पे एम्प्लॉयर का नाम होगा। आप लिंक्डइन जैसी जो वर्किंग प्रोफाइल है वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी है या नहीं। आप गूगल माई बिजनेस में चेक कर सकते हैं कि अगर मुझे ये यहाँ से ऑफर लेटर मिला है तो वो ऑफर लेटर में जो कंपनी का नाम दिया है वो कंपनी गूगल पे बता रही या नहीं। आपको भी पता होता है कि गूगल इज द सेफेस्ट प्लेस आज के टाइम में, तो वो हम चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉयर जितना पुराना होगा, आपका वीज़ा सक्सेस रेशियो इतना ही बढ़ जाएगा। अगर किसी भी, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि लास्ट ईयर हमने इंडिया से लाइक 2 to 3 लाख पर्सन को वर्क वीज़ा मिला है, ठीक है। वर्क वीज़ा 2 टाइप के होते हैं, मे बी आपको पता हो या नहीं। एक होता है क्लोज वर्क परमिट, एक होता है ओपन वर्क परमिट। लोग ओपन वर्क परमिट के नाम पे आपको वीज़ा दे देंगे, आपको बताएंगे नहीं, बट आप वहां जाते हैं, फिर आपको पता चलता है कि मुझे जॉब तो मिला ही नहीं है, मेरे पास में सिर्फ वर्क परमिट का लेटर है, बट यहाँ पे मेरा एम्प्लॉयर ही नहीं है जो मुझे सैलरी देगा। आप तो यहाँ से 20, 25, 30 लाख खर्च करके जा रहे हो कि हाँ मेरा फ्यूचर सिक्योर है, अब जाके मुझे 2-2.5 लाख का सैलरी मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बट नहीं। आप वहां जाते फिर आपको पता चलता है कि मेरे साथ धोखा हो गया है, मेरे साथ स्कैम हो गया है, यहाँ पे जॉब नहीं है। सो यहाँ पे वर्क वीज़ा पे जो लोग जा रहे हैं उनको चेक करना चाहिए कि क्या ये उनकी क्लोज वर्क परमिट है, क्या ये उनकी ओपन वर्क परमिट है। क्लोज वर्क परमिट आपकी जितने ड्यूरेशन की होती है उतने ड्यूरेशन का आपके पास में पेपर होता है। वो एम्प्लॉयर आपको अकोमोडेशन, फूड, फ्लाइट टिकट सब कुछ आपको देता है, ठीक है। ओपन वर्क परमिट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक वर्क परमिट का पेपर होता है, जिसमें आपका कोई सिक्योर जॉब नहीं होता, कोई सैलरी नहीं होता, कोई फूड नहीं, कोई अकोमोडेशन नहीं। वो जेन्युइन है कि नहीं ये चेक करने के लिए आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि यस मुझे ये कंपनी ने बेनिफिट दिए हैं, कि हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, मेरी ट्रैवल टिकट दी है जी। तो वो जो कोई बड़ी कंपनी, पुरानी कंपनी होगी वही दे पाएगी, छोटी कंपनी तो इतना सारा खर्चा ही बेयर नहीं कर पाएगी। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये प्रोफाइल के लिए मुझे ये मिला है तो ये सही है या नहीं। तो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। सुप्रिया जी, चलो मन में ऐसा ख्याल आ गया कि हाँ भाई फॉरेन जाना है,
स्टूडेंट बेस पे अथवा फिर वर्क बेस पे ऐसे जाना है। लेकिन सबसे पहला सवाल लोगों के दिमाग में यही आता है कि चार्जेस, लोग चार्जेस को लेके भी पूछते होंगे। दूसरे तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके वहाँ के लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि दूसरे तो फ्री सर्विस बोलते हैं। ओके, तो जी ये फ्री वाला शब्द है, ये आपको भी पता है कि फ्री तो कुछ भी नहीं है, और जो सबसे ज्यादा महंगा है आपका टाइम है। आपने वो टाइम निकाल दिया, तो जो दूसरे एजेंट है, तो मैं उनको, जो मैम ने बोला कि एजेंट और कंसल्टेंट, तो दूसरे एजेंट है आपका पासपोर्ट ले लेते हैं आराम से, ठीक है, आप हमें दे जाइए, हम आपका प्रोफाइलिंग करेंगे, पासपोर्ट रख जाइए, हम देखते रहेंगे। वो 1 महीना 2 महीना, तो वो फ्री नहीं है एक्चुअली, वो तो आपकी टाइम की कीमत लगा रहे हैं। तो 3 महीने बाद कह देंगे कि नहीं हो रहा है। तो हमारा क्या होता है कि हम चार्जेस लेते हैं, तो चार्जेस के लिए जो क्योंकि हम एक बंदे के साथ एक कंसल्टेंसी पूरी टीम बैठाते हैं, उसकी प्रॉपर प्रोफाइलिंग करते हैं। अब मान लो उसकी प्रोफाइलिंग ही प्रॉपर नहीं हुई, उसने कुछ जो उसके एसओपी है वो फॉलो नहीं हुए, प्रोफाइल पूरा नहीं हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म गलत भर दिया, तो नेचुरली रिजेक्शन आएगा। तो वो अपने देख सकता है, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं कि हाँ मेरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ है, इसमें क्या ड्रॉबैक थे या क्या नहीं थे, तो सही बिल्कुल जो एक्यूरेट होता है, हमारी कंसल्टेंसी टीम जो होती है वो पूरा एक्यूरेट और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरती है। फिर उसको पता चलता है कि 1 महीने में 30 दिन में जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स आते हैं उसका फिर लेटर आता है, उसके अकॉर्डिंगली हम बोलते हैं। तो उसमें तो चार्जेस लगेंगे ही ना। जो ये बोल रहा है फ्री में, तो वो 3 महीने बाद कह देगा नहीं रिजेक्शन आया है, तो उससे क्या हुआ, ट्रैवल हिस्ट्री खराब हुई। अब ट्रैवल हिस्ट्री खराब से फिर वो बोलेगा कि सर अब क्या करें। तो एक बार ट्रैवल हिस्ट्री, तो वो तो आपको और महंगा पड़ा, क्योंकि आप एक के बाद फिर दूसरे के पास जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप कुछ चार्जेस दे के, फ्री में नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे तो आप एक गूगल करेंगे कि कहाँ पे हम फ्री में कंसल्टेंसी ले सकते हैं, तो वो शायद नहीं। आपकी एक पूरी टीम होती है, कुछ भी फ्री नहीं होता, वो आपकी टाइम की कीमत ले रहे होते हैं। तो प्लीज इस सब चीजों से ध्यान रखिए कि इंटरनेट के थ्रू मत जाइए कि इंटरनेट पे कि फ्री कहाँ पे होता है, वो आपका टाइम की कीमत है। दीपमाला जी, फ्यूचर की अगर बात करें तो अगले 5 सालों में कौन सी ऐसी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है जो बढ़ने वाली है और लोगों को किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए अभी से? बिल्कुल सही। जैसे कि आने वाले 5 सालों की मैं बात करूं, जैसे मोदी जी का भी स्लोगन है ना, मेक इन इंडिया वाला, तो स्किल पे आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा अभी। अगर आपके पास स्किल है तो आप कहीं पे भी सक्सेस पा जाओगे। जैसे कि ब्यूटिशियन, तो दिस इज ऑल्सो स्किल। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दिस इज ऑल्सो स्किल। एग्रीकल्चर, दिस इज ऑल्सो स्किल। तो आप स्किल वर्कर में अपने आप को आगे बढ़ाए। आने वाला फ्यूचर जो है वो स्किल वर्कर के लिए है। कहीं जैसे कि अभी कोविड आया था, आपको पता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स की बहुत शॉर्टेज हो गई थी, और अभी भी मैं आपको बात करूं कि हेल्थ केयर वर्कर है, उनकी अभी भी बहुत डिमांड है। जैसे कि यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, उसमें अभी भी हेल्थ केयर वर्कर की ही डिमांड है। हमारे पास में यूएई है, वहां पे भी हेल्थ केयर वर्कर्स की डिमांड है। तो दिस इज अ स्किल। आप अपनी स्किल डेवलप कीजिए। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है, वो आपका हंसते हंसते वेलकम करेगी। ठीक है, छोटे से छोटी चीज है, जैसे कि अब मैं आपको कहना चाहूंगी कि जैसे नेल आर्ट है, तो नेल आर्ट आप नहीं समझते हैं नेल आर्ट, बट नेल आर्ट इज ऑल्सो स्किल। आई विजिट यूरोप में आपको पता नहीं है नेल आर्ट की कितनी वैल्यू है, एंड लाइक पीपल आर गिविंग 20 यूरोज पर 1 नेल आर्ट। समझ सकते हैं आप। तो आप अपनी स्किल बढ़ाइए। आपको बहुत अच्छी कंट्री में बहुत अच्छे सैलरी के साथ में आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज लाइक सेगमेंट के हिसाब से आपको अपनी स्किल देखनी पड़ेगी कि कौन सी कंट्री मुझे जाना है, मैंने क्या, मेरा एजुकेशन क्या है और उस पर मेरा एक्सपीरियंस क्या है। तो उस हिसाब से आप स्किल डेवलप कीजिए, आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। ओके दीपमाला जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे ही करना चाहूंगी। स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका अभी बहुत ही अट्रैक्टिव है। मोस्टली आप भी पूछते होंगे, आपकी कंपनी में लोग आते होंगे तो ज्यादातर लोग ऐसे ही डिमांड करते होंगे, तो उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि एजुकेशन और जो स्किल वर्कर्स होते हैं उसके लिए कौन सी कंट्री है वो बेस्ट रहेगी? यस, जैसे कि आपने बताया यूएसए के बारे में, तो अभी ट्रम्प जी आ गए हैं, तो यूएसए के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस हो गए, लाइक, ठीक है। तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए मैं बात करूँ, यूएसए इज़ वन ऑफ द सिंगल कंट्री जिसमें आपको वीज़ा से पहले फीस नहीं भरनी पड़ती है यूनिवर्सिटी में। तो एक तो सेफेस्ट साइड ये होगी कि जब तक आपका वीज़ा नहीं आता है तब तक आपको फीस ही नहीं भरनी है। आपका एक बार वीज़ा लग गया, फिर आप यूनिवर्सिटी की फीस पे करें। सेकंड चीज़ जो है,
यूएसए के बारे में मैं आपको बताऊं कि इट इज़ लाइक मोस्ट डिमांडिंग कंट्री, सबको वहीं पे जाके सेटल होना है, काम करना है। तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप यूएसए ट्राई कर सकते हैं। दूसरी कंट्री में आपको बताऊं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, जैसे कि कनाडा है। कनाडा सबसे ज़्यादा लाइक पीआर देती है। अभी तो थोड़े से रूल्स चेंज करे हैं, लेकिन इट इज़ अ बेस्ट वे। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अभी जैसे कि मैं आपको जर्मनी का बताना चाहूँगी, फ्रांस का बताना चाहूँगी कि वहाँ पे पोस्ट स्टडी आपको वर्क वीज़ा मिलता है। लाइक 3 ईयर, आपने 2 ईयर्स का मास्टर किया है, आपको 3 ईयर्स वहाँ पे जॉब ऑफर मिलता है। तो जो वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं उनको उस हिसाब से यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो सारी कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो सुप्रिया जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। हमारे सभी दर्शकों के लिए आपका फाइनल संदेश और एडवाइस क्या रहेगा? हमने बहुत सारा डिस्कशन किया वर्क पे और वर्क वीज़ा पे, स्टूडेंट वीज़ा के लिए कि बाहर जाना है या एक्सपोर्ट के लिए बाहर जाना है। तो जो मेरा एक मानना है कि फेक न्यूज़ से आप बचें। लीगल तरीके से सबका जाना विदेश में बसना एक सपना होता है, तो उसको एथिकली और स्मार्ट वे से आगे जाएं। फ्रॉड से बचें, चाहे वो कोई भी हो। फ्रॉड से बचना कैसा है कि आप उस पे जाएं, उस कंपनी के पास जाएं, चाहे हम हैं चाहे कोई और है, जो कि बहुत पुरानी कंपनी हो, जिसका सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा हो। सक्सेस रेशियो का मतलब ये है कि उसने 100 एप्लीकेशन फाइल करी तो 80 to 90, कुछ होता है कि कुछ ग्लिच होते हैं, कुछ नॉर्म्स फिक्स होते हैं, तो उसके लिए वो थोड़ा ध्यान करके आगे की तरफ जाए, स्मार्ट तरीके से जाए। तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। फेक बातों से बचे, इंटरनेट की गलत बातों से बचे। एक्सपोर्ट में जाना है तो एक्सपोर्ट में जाए, यदि वो एजुकेशन में जाना चाहता है तो एजुकेशन में आगे जाए। वो स्किल्ड है जैसा मैम ने बताया, तो उसके लिए स्किल्ड के लिए तो स्किल में जाए, एजुकेशन है तो उस कंट्री में जाए। तो उसको एथिकली वे में, स्मार्ट वे में, एसओपी को फॉलो करते हुए, क्या रूल चल रहे हैं, क्या नॉर्म्स फिक्स हुए हैं, तो उसके लिए एक सही गाइडेंस की, सही एथिक्स की जरूरत होती है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें और अपने सपने को जरूर पूरा करें। तो सपना पूरा करने के लिए एथिकली जाना जरूरी है, स्मार्ट वे से जाना जरूरी है, ना कि फेक तरीके से। बिल्कुल दीपमाला जी, सुप्रिया जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो દર્શક મિત્રો, જો તમે પણ વિદેશ જવા માંગો છો, તમારા મનમાં પણ આવા જ બધા સવાલો ફરી રહ્યા છે, તો આઈ હોપ કે આ કાર્યક્રમથી તમને પણ તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મળી જ ગયા હશે। જો તમે વિદેશ જવા માંગો છો, તમારા સપનાઓ પૂરા કરવા માંગો છો પણ લીગલ અને સેફલી, તો તમે પણ સંપર્ક કરી શકો છો GFE ગ્રુપનો। નમસ્કાર।